हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं विंसर ईयर बुक के जो उत्तराखंड की आती है उसका चैप्टर यानी कि खंड दूसरा। हमने कल खंड पहले की बात करी थी जिसमें समसामयिकी की बात थी। आज हम खंड दो का देखेंगे जिसमें हम पहला भाग देखेंगे क्योंकि इस खंड में यानी कि टोटल 19 चैप्टर हैं। ठीक है, तो ये खंड दूसरा है। आज यहाँ 1 से लेके 9 तक हाँ आज बात करेंगे। कल को हम यहाँ पे अगले चैप्टर में अगले वीडियो में 10 से लेकर 18 तक हम बात करेंगे। तो देखते हैं पहले। और इसमें जो चौथा चैप्टर है उत्तराखंड बजट 2025-26 वाला, तो हम इसको नहीं करेंगे क्योंकि अभी आने वाली फरवरी मंथ में क्या होगा, 2026 का बजट आ जाएगा तो हम नए बजट को हम देखेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो खंड 2 में पहला चैप्टर है उत्तराखंड राज्य के बजट का आकार। तो बात करें तो उत्तराखंड राज्य पहले से ही संघर्षरत रहा है। यहाँ पे नया राज्य बना था यह सन 2000 में। तो इसके कारण यहाँ पे जो बढ़ती हुई महंगाई, मुद्रा अवमूलन है, इसके चलते राज्य को अपने बजट के आकार में वृद्धि करनी पड़ती रही है हमेशा से। तो बात करेंगे 2004 से लेकर 2010 तक, 2014 से लेकर 2015 तक और 2018-19 के घाटे के रहे। ये जो वर्ष थे ये घाटे के रहे, बाकी शेष में बजट सरप्लस यानी कि अधिकता में रहा। बात करते हैं वित्तीय वर्ष 2025-26 की। तो इस बजट को ज्ञान मॉडल दिया गया था। इसका नाम ज्ञान में जी का शब्द है, जी का मीनिंग है गरीब, वाई का मतलब है युवा, ए का मतलब अन्नदाता और एन का मतलब नारी। आप सभी को पता है। बात करेंगे इस बजट का आकार, तो ये इतना है, इसको याद करने की अब जरूरत नहीं है क्योंकि 2026 का नया बजट आएगा। इसमें मुख्यतः गरीबी उन्मूलन और समाज के विभिन्न वर्गों का उत्थान की बात की गई थी। बात करते हैं इसके बाद इम्पोर्टेंट बुलेट पॉइंट्स फॉर एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है वित्तीय वर्ष 2025-26 का जो ज्ञान बजट है इसमें कुल राशि इतनी बांटी गई थी। गरीब का हमने अर्थ बता दिया है। बात करेंगे राजकोषीय घाटे की, तो फिस्कल डेफिसिट जो था 2.9 का यहाँ पर लक्ष्य रखा था और राजस्व अधिवेश यानी कि सरप्लस जीएसडीपी का 0.6% था। बात करते हैं इसके बाद बजट के आंकड़े जो कि तुलनात्मक रूप से 23-24 की बात करें तो इतने करोड़ का बजट था, ये हमें देखने की जरूरत नहीं है। ठीक, ये तो बुक में था, उत्तराखंड मिनिस्ट्री बुक में, तो हमने लिख लिया। बात करते हैं इसके बाद ऐतिहासिक प्रमुख तथ्य जो कि पहला जो बजट प्रस्तुत किया था वो किया था रमेश पोखरियाल निशंक ने। इसके बाद जब निर्वाचित सरकार हुई तो उसका पहला बजट जो किया पास 2002-3 में, वो एनडी तिवारी जी ने किया था। बात करेंगे जो गैरसैंण है, जो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है, उसमें पहला बजट जो पेश किया था वो 2021-22 में किया था त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने। और पहला जो जेंडर बजट है ये एग्जामिनेशन के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। तो ये जेंडर बजट पहला कब प्रस्तुत किया था, 2007-8 में किया था। बात करते हैं इसके बाद आर्थिक संकेत और वृद्धि की। तो ये रजत जयंती वर्ष था जो कि पर कैपिटा इनकम जो 2001 में 16,232 रुपये थी और 2024 में बढ़ के कितनी हो गई, 2,74,064 रुपये। अर्थव्यवस्था का आकार जो 2001 में 15,826 करोड़ रुपए था, ये बढ़ के 3,78,245 करोड़ हो गया। आय का मुख्य स्रोत क्या होता है, केंद्र सरकार से प्राप्तियां यानी कि केंद्र सरकार जो पैसा देती है उससे और टैक्स से। दो प्रकार के यहाँ पे मुख्य स्रोत होते हैं आय के राज्य सरकार के। और मुख्य स्रोत खर्चे के कहाँ पे खर्चे होता है, तो वो होता है कर्मचारियों को वेतन पे और पूंजी का हस्तांतरण करने पे। इसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे राज्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य 3 क्षेत्र पर टिकी हुई है राज्य की अर्थव्यवस्था, जो कि पहला है हमारा कृषि, दूसरा है उद्योग और तीसरा है सेवा क्षेत्र। तो ये थे बजट के कुछ आंकड़े जिसमें इतने रुपए का और ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक, अब बात करेंगे हम अर्थव्यवस्था के ढांचे में बदलाव भी आया। जैसे 2024 के अनुमानों के अनुसार राज्य की जो अर्थव्यवस्था थी इसमें तृतीय क्षेत्र जो सेवा क्षेत्र था और जो द्वितीय क्षेत्र यानी कि उद्योग क्षेत्र था, इनका अत्यधिक योगदान था। क्योंकि जो कृषि क्षेत्र है, पहली बात तो आप सभी को पता है कृषि का जो क्षेत्र है हमारे उत्तराखंड का स्ट्रक्चर ऐसा है, ये जो प्लेन्स वाला इलाका है बस यहीं पर ज़्यादा कृषि होती है क्योंकि पहाड़ों में इतना वो हमारा स्ट्रक्चर ऐसा है नहीं कि ज़्यादा कृषि वहाँ की जा सके। तो इसलिए
कृषि क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र है हमारा, वहाँ पे योगदान उसका कम रहा था अर्थव्यवस्था में। इसके बाद बात करेंगे अर्थव्यवस्था का आकार। तो ये सब पॉइंट पुराने हो गए हैं, तो इसको उतना याद करने की ज़रूरत है नहीं। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर कैपिटा इनकम। तो 2024-25 में 2,74,064 थी और यहाँ पे प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू आय जो थी वो 2,60,201 थी। अब हमारा नया आ जाएगा डाटा, क्योंकि अभी पेपर होने नहीं है। तो जब नया आएगा तो 2026 का फरवरी में आएगा बजट और आर्थिक समीक्षा, तो उसके बाद हम देख लेंगे। इसके बाद देखते हैं हम योगदान। तो योगदान तृतीय क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान रहा 46.02% और जो द्वितीय क्षेत्र है उद्योग क्षेत्र उसका रहा 44.65% और प्राथमिक क्षेत्र का योगदान घटकर कितना रह गया है, मात्र 9.34% का। बात करते हैं भौगोलिक आर्थिक वितरण की। तो पर्वतीय जनपद में प्राथमिक क्षेत्र जो कृषि है और तृतीय क्षेत्र जो सेवा और पर्यटन है, यहाँ पे यहाँ का जो प्रतिशत है वो मैदानी जिलों की तुलना में अधिक है। कहने का मतलब है जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, पर्वतीय जनपद है, पहाड़ों में कृषि क्षेत्र से और सेवा क्षेत्र से यानी कि पर्यटन से ज़्यादा आमदनी होती है। मैदानी क्षेत्र में द्वितीय क्षेत्र इनके उद्योगों का निर्माण ज़्यादा है। सीडगुल एरिया बहुत सारी चीज़ें हैं उद्योगों के लिए, तो वहाँ पे मैदानों में द्वितीय क्षेत्र यहाँ पे दबदबा बना हुआ है। बात करेंगे व्यापार और निवेश की। तो ये पुराना डाटा है तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, देख लो आप ऐसे ऊपर-ऊपर से। अब देखते हैं संस्थागत ढांचे यानी कि उद्योग निदेशालय जो है एमएसएमई विभाग। ये राज्य में नीतियों को लागू करने और निवेश अनुकूलन का वातावरण बनाने के लिए जिम्मेदार संस्था है। अब देखते हैं अगला पॉइंट जो कि है उत्तराखंड राज्य का वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी। जीएसटी की बात हमने कल भी करी थी और आज भी करते हैं। ये क्या है, एक मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन ओरिएंटेड कर, अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। बात करें 1 जुलाई 2017 में इसको लागू किया गया था। ये वैट, एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स जैसे कई सारे जो अप्रत्यक्ष कर लगते थे पहले से, उसका इसने स्थान ले लिया है। अब जीएसटी एक ही चीज लगती है। बात करेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट की। तो विजय केलकर जो समिति थी, विजय केलकर की समिति जीएसटी का जनक माना जाता है। और जीएसटी जहाँ वैट जो पहले कर लगता था वो वस्तुओं पर केंद्रित था, वहीं आज के दिन जो जीएसटी है वो वस्तु और सेवा दोनों पर केंद्रित है। बात करें 2024-25 की। तो राज्य ने जीएसटी संग्रह में लगभग 11.65% की वृद्धि दर्ज की है। बात करते हैं इसके बाद अगला पॉइंट है। तो जीएसटी का परिचय और इतिहास की बात करें हम, तो इसमें जनक इसके डॉक्टर विजय केलकर थे, जो इनको जनक भी माना जाता है। परिभाषा बात करें तो ये वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति पर लगने वाला एक अप्रत्यक्ष कर है। ध्यान रखना, अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स, जो वैल्यू एडिशन पर आधारित है। लागू होने की तिथि सभी को पता है, 1 जुलाई 2017 से। बात करते हैं वैश्विक संदर्भ पे, जीएसटी लागू करने वाला विश्व का सबसे पहला देश कौन था? फ्रांस, जो कि 1954 में इसने लागू कर दिया था। अब भारत में 3 प्रकार के जीएसटी सिस्टम लागू हैं, जो कि पहला है सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल जीएसटी, दूसरा है एसजीएसटी स्टेट जीएसटी और तीसरा है आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड जीएसटी। बात करेंगे उत्तराखंड में जीएसटी का प्रदर्शन क्या रहा है। ये तो 2024-25 का आंकड़ा है, तो इसमें इतना ध्यान देने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इससे अब मान के चलिए क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि 2026 का नए आंकड़े आएंगे तो वहां से क्वेश्चन बनेंगे। बात करते हैं इसके बाद पंजीकरण और व्यापारी डेटा की। तो उत्तराखंड जो जीएसटी का कोड है वो 05 है, ये याद रखना, क्या पता पूछ ले। बात करें तो 75 लाख रुपए से जो ऊपर होगा पंजीकरण की सीमा, 75 लाख रुपए होनी चाहिए, जिसमें बिना शराब परोसने वाले रेस्टोरेंट भी शामिल होते हैं। बात करें इसके बाद अगले पॉइंट की। तो जीएसटी की दरों में बदलाव किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। कैसे? पुरानी जो दर थी यानी कि टैक्स स्लैब थे 4 प्रकार के थे, ठीक? 5 प्रकार के वैसे कहे जाए तो, वैसे तो 4 प्रकार के थे, क्योंकि 0% का टैक्स का तो कोई मतलब नहीं होता है। 4 प्रकार के कर थे, 5%, 12%, 18% और 28%। लेकिन अब 3 दिसंबर 2025 को जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक थी, जिसमें केवल 2 प्रकार के टैक्स स्लैब की बात की गई है। अब ये पुराना हट गया है मामला, अब नए टैक्स स्लैब आ गए हैं 2 ओनली। पहला है इसमें 5%, दूसरा है 18%। बात करते हैं विलासिता कर यानी कि
विशेष परिस्थितियों में जो उच्च विलासिता कर हैं, जैसे कि वस्तु पे भी लग सकता है और वाहनों पर भी, जो यानी कि ब्रांडेड महंगे ब्रांड वाले होते हैं वाहन, तो उन पे 40% जीएसटी लगाने का प्रावधान किया गया है। इसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट है। देखो, तीसरे पॉइंट के बाद सीधे पांचवा पॉइंट, क्योंकि हमारा चौथा पॉइंट था उत्तराखंड का बजट, जो कि पुराना हो चुका है, उससे उम्मीद आने की, क्वेश्चन आने की नहीं है, तो हम नया बजट करेंगे। इससे हम अगले चैप्टर में बढ़ते हैं, पांचवा, जो कि हिमालय की दौड़ती उम्मीद ऋषिकेश और कर्णप्रयाग की रेल परियोजना की बात करी गई है। अब देखो, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन उत्तराखंड के लिए एक ऐतिहासिक और, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दिखाई गई है, जो कि चीन द्वारा लहसा तक एरिया है, चीन में ही है, ऊपर से लहसा बहुत मतलब रिमोट एरिया है, तो वहां तक अगर ट्रेन आ गई तो इसी के देखते हुए यहाँ पर भी क्या करा है, सुरक्षा की दृष्टि से कर्णप्रयाग तक रेल परियोजना स्टार्ट की गई है। बात करें इसकी तो 125 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का एक इंजीनियरिंग होनी है, जो कि 2027-28 में इस परियोजना का पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें बात करें तो सरकार ने चार धाम, जो गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ हैं, वहाँ पर भी रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। इसके बाद देखते हैं इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो ये क्या है, चीन द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के जवाब में ये क्या है, एक भारत की परियोजना है। बात करें इसके इतिहास की तो 1919 में तत्कालिक जो गढ़वाल डिप्टी कमिश्नर थे, जे.एम. क्ले, इनके द्वारा ये किया गया था। बाद में 1927 और फिर 1966 में इसमें सर्वेक्षण होते रहे हैं। औपचारिक शुरुआत कब की गई? 2010 और 11 के बजट में मंजूरी मिली थी इसको, जो कि 9 नवंबर 2011 को इसका शिलान्यास यानी कि भूमि पूजन किया गया था। इसके बाद देखते हैं परियोजना की लागत, यानी कि परियोजना परियोजना की सीमा कब तक की है। तो ये इसकी लंबाई 125 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का अनुमान है, जिसमें 16,216 करोड़ रुपए का इसमें अनुमान दिया गया है। यात्रा का समय इसके बनने के बाद ऋषिकेश और कर्णप्रयाग के केवल 4 घंटे की दूरी में हम पहुंच सकते हैं कर्णप्रयाग ऋषिकेश से। लक्ष्य 2027-28 का पूरा करने का है। बात करेंगे इसके बाद इंजीनियरिंग और सुरंग निर्माण। तो ये प्रस्तावित जो कुल टनलिंग है, यानी कि मुख्य और एस्केप, जो भी है कह लो, तो ये कुल लंबाई इसकी 213 किलोमीटर है। प्रगति कब कितनी हो गई? 199 किलोमीटर तो पूरा हो गया है, बचा 10-15 किलोमीटर भी हो जाएगा कुछ टाइम बाद। तो भारत की जो सबसे लंबी सुरंग बनेगी इसके बाद, इस परियोजना की टनल T8 नाम की है। टनल यानी कि टनल का नाम दे रखा है T1 से T2 ऐसे करके ना, टनल 1 टनल 2। तो टनल 8 ये याद रखना, टनल 8 वाली जो ट्रेन की टनल है वो सबसे लंबी है। कितनी किलोमीटर है? 14.59। तो देखो 14 किलोमीटर लंबी है, सबसे ज़्यादा लंबी है भारत में। और ये जो सिस्टम है यहाँ का टेक्निक कौन सी कर रहे हैं? टनल बोरिंग मशीन के उपयोग करके। बात करते हैं भविष्य में चारधाम कनेक्टिविटी, डोईवाला कर्णप्रयाग और डोईवाला और कर्णप्रयाग को केंद्र बनाकर चारधाम यात्रा का रेल संपर्क से जोड़ा जाएगा। गंगोत्री गंगोत्री कैसे गंगोत्री जुड़ेगी डोईवाला से मनेरी तक, और केदारनाथ कर्णप्रयाग से सोनप्रयाग तक, बद्रीनाथ सहकोट से जोशीमठ तक। ठीक है, तो यह दे रखा है इन्होंने। बात करते हैं वित्तीय स्थिति। तो 1 अप्रैल 2025 तक उत्तराखंड में 40,384 करोड़ रुपए की लागत से 3 नई रेल लाइन यानी कि 216 किलोमीटर को मंजूरी मिली है। खर्चा इसमें कितना आएगा? तो इतना आएगा 19,898 करोड़। ठीक है, इतना पूछता नहीं है एग्जाम में। बात करते हैं सांस्कृतिक जुड़ाव क्या होगा इससे। स्थानीय लोग परियोजनाओं से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, और इस रूट पर चलने वाली जो ट्रेन है उनके लिए अलकापुरी एक्सप्रेस या सतोपंथ एक्सप्रेस जैसे सांस्कृतिक नामों की इच्छा ये रखते हैं। ठीक, देखते हैं वो तो भविष्य में कौन सा नाम रखा जाएगा ट्रेन का। अब बात करेंगे हम छठा जो चैप्टर है, उत्तराखंड से पलायन ऐतिहासिक दृष्टिकोण। ठीक है, उत्तराखंड से पलायन बीच में काफी हो रहा था, तो इसके लिए क्या करा सरकार ने, एक ऐतिहासिक कदम उठाया। जो भी है देखो, अब देखो 9 नवंबर 2000 को ये राज्य बना था, 25 वर्ष हो गए हैं, फिर भी यहाँ पे क्या है, समस्या क्या बनी हुई है, पलायन की। क्योंकि पहाड़ों में क्या है, रोजगार नहीं होता है, तो इंसान को रोजगार के लिए वहाँ पे नीचे आना पड़ता है, यानी कि पलायन करना पड़ता है, शहर जाना पड़ता है। तो यहाँ पे बात करेंगे
2025 के संदर्भ में तो ग्राम विकास एवं पलायन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भूतिया गांव यानी कि घोस्ट विलेज की संख्या इतनी हो गई है। भूतिया गांव का मतलब ये नहीं कि भूत हैं उस गांव में। भूतिया गांव का मतलब कि कोई भी वहां नहीं रहता है इंसान। तो ठीक है। और यहाँ पे सरकार ने बहुत सारे अपने रोजगार के साधन और कृषि आय के यहाँ पे सुविधाएं दी हैं, जैसे कि होम स्टे नीति और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जैसे प्रयास किए हैं। इसमें हम बात करेंगे अगले पॉइंट की। तो यहाँ पे पृष्ठभूमि देखते हैं तो 1815 में देखा गया कि स्थानीय लोग युवाओं को गोरखा रेजिमेंट में भर्ती करना शुरू किया था। अन्य विभाग में 1880 में 80 के दशक में पेट्रोल, वन रक्षक और पुलिस में भर्तियों ने भी युवाओं को घर से दूर किया था। यहाँ पे उसके बाद देखते हैं 1923 में सर्व गढ़वाल हितैषी सभा का यहाँ पे गठन किया गया। जिसके बाद दूसरा पॉइंट हम देखेंगे पलायन के भयावह आंकड़े। तो ये आंकड़े 2025 के हैं। इसमें ये आंकड़े देखने की जरूरत नहीं है। मात्र ये देखो 67% की वृद्धि हुई है पिछले दशक की तुलना में। ठीक, पलायन में बात करेंगे वार्षिक औसत तो 80,000 से अधिक लोग यहाँ पे पलायन कर रहे हैं हर साल। तो ये था आंकड़े। अब इसके बाद देखते हैं कारण। आप सभी को पता है पर्वतीय जनपदों में औसतन मजदूरी कितनी है, 200 से 250 प्रतिदिन है। तो इतने में क्या हो रहा है आज के टाइम पर, महंगाई इतनी है। तो ये मूल तो पलायन का एक ही कारण है, बेरोजगारी। ठीक, अब बात करेंगे इसके बाद पलायन का प्रभाव क्या पड़ता है, इम्पैक्ट क्या होता है। सामाजिक प्रभाव पड़ता है। जो महिलाओं की संख्या में पुरुषों की संख्या 10 से 15% अधिक है। पारंपरिक लोक कलाएं विलुप्त हो रही हैं। आर्थिक प्रभाव क्या पड़ता है, यहाँ पे 10,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष मनी ऑर्डर के रूप में भेजते हैं, लेकिन स्थानीय उत्पाद क्षमता घट रही है और ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है। बात करते हैं इसके बाद अगले पॉइंट की। तो सरकारी प्रयास क्या किए गए हैं, समाधान क्या गया है। तो 2017 में पलायन आयोग का गठन किया गया था और अब तक इन्होंने 18 रिपोर्ट दे दी है। इसमें होमस्टे क्रांति आई है जो कि मतलब पहाड़ों में चल रही है आजकल। और ग्रीन मिशन यानी कि ग्रीन उत्तराखंड मिशन के तहत 1 करोड़ से अधिक पेड़ लगाए गए हैं। ठीक, बात कर रहे हैं सुझाव की, तो ये सुझाव दे रखा है इसमें। अब इसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट। अगला टॉपिक है उत्तराखंड वन संपदा और वन्य जीव। बात करेंगे तो उत्तराखंड समृद्ध वन संपदा और अद्वितीय जैव विविधता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। आप सभी को पता है यहाँ पे बहुत सारे जैव विविधता भी है, वन संपदा भी है। अधिकतम जो भाग है वो राज्य का वो वन से घिरा हुआ है, पहाड़ी इलाका है। तो राज्य का 71.05% भूभाग क्या वनों से आच्छादित है, जो इसके लिए हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है। फॉरेस्ट भारतीय वन सर्वेक्षण यानी कि इसने 2023 की रिपोर्ट के अनुसार राज्य का जो कुल आवरण है इतना वर्ग किलोमीटर है और वृक्षावरण इतना वर्ग किलोमीटर है। बात करेंगे इसके बाद बायोडायवर्सिटी की, जैव विविधता की। तो आप सभी को पता है यहाँ उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय उद्यान और 7 वन्यजीव विहार हैं। और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल किया गया है। नंदा देवी को 1988 में और फूलों की घाटी को 2005 में विश्व धरोहर की सूची पे शामिल किया है। इसके बाद देखते हैं वन प्रबंधन और वन पंचायत की। तो उत्तराखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे वन पंचायत व्यवस्था है। ठीक, 1930 में ब्रिटिश काल में चली आ रही है ये प्रथा, जो कि वर्तमान में 11,217 वन पंचायतें हैं और इतने लाख हेक्टेयर पे प्रबंधन कर रही है। बात करेंगे इसके बाद संरक्षण और गणना की तकनीक की। तो यहाँ पे पहला जो वन्य जीवों की गणना है वो किससे की जाती है, कैमरा ट्रैप विधि और डीएनए आधारित आकलन। ठीक, इसके बाद देखते हैं मानव और वन्यजीव का संघर्ष कैसा है। तो यहाँ पे शहरीकरण और मानवीय हस्तक्षेप के कारण क्या होता है, यहाँ पे संघर्ष बढ़ रहा है जंगली जानवरों का और इंसानों का आपस में। यहाँ पे सरकार ने क्विक रिस्पॉन्स स्क्वाड का गठन भी किया है और हमले में मृत्यु होने पर मुआवजे की राशि 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी है। ठीक, इसके बाद देखते हैं महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जो कि उत्तराखंड का लगभग कितना परसेंट भूभाग वन क्षेत्र से है। तो 71.05%। बाघ घनत्व की बात करें तो औसतन 8.5 वर्ग किलोमीटर में एक बाघ पाया जाता है। ओके, बात करेंगे तो 112 नर और 1300 मादा पौधे यहाँ पर रोपे गए हैं। ठीक, किस चीज के लिए, जिनगो बाइबूल बाइलोबा के। बात करते हैं इसके बाद रामसर साइट की। तो देहरादून स्थित आसन झील और रामसर साइट की ये
साइट है जहाँ पे प्रवासी पक्षी विशेषकर मध्य एशिया से आने वाले पक्षियों का ठिकाना है। वनस्पति की बात करें तो इतने वनस्पति हैं जिसमें से 500 से अधिक औषधीय पौधे हैं और 600 से अधिक पक्षी की प्रजातियां हैं। देखते हैं इसके बाद राज्य में प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, सिक्योर हिमालय और लिविंग विद लेपर्ड के जैसे महत्वपूर्ण संरक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। पवित्र वन की बात की जाए तो बुग्यालों को बोलते हैं पवित्र वन, यानी कि इनको देववन भी बोला जाता है क्योंकि हम मानते हैं कि देवी देवताओं का निवास स्थान है। अब बात करेंगे हम अगले चैप्टर की, तो 8वां है उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाएं। जैसे कि उत्तराखंड में आप सभी को पता है प्राकृतिक आपदाओं से ये बहुत ज़्यादा यहाँ नुकसान होता है। तो 2013 में जैसे केदारनाथ आपदा, 2021 और 2025 में बहुत बड़ी बड़ी आपदाएं का सामना करना पड़ा है। तो यहाँ पे इसी क्रम में देखते हैं 2013 की केदारनाथ त्रासदी, जो कि इसको हिमालय सुनामी भी कहा जाता है। और 16 जून 2013 को ये चौराबाड़ी ताल यानी कि जो ग्लेशियर था, इसके टूटने से क्या हुआ, भारी मात्रा में मंदाकिनी नदी में भीषण बाढ़ आ गई, जिससे बहुत सारा क्या हुआ, जनधन की हानि हुई। बात करते हैं ऋषिगंगा आपदा जो 2021 में आई थी। चमोली जिले के हैंगिंग ग्लेशियर के टूटने से ऋषिगंगा में बाढ़ आ गई थी। इसके बाद देखते हैं धराली और अन्य आपदाएं जो आई थी, 2025 की बात है, पिछले साल की बात है। तो ये 5 अगस्त को उत्तरकाशी में जो बहुत सारा क्या हुआ था, खीरगंगा में बाढ़ आ गई थी, लैंडस्लाइड हो गया था, बहुत ज़्यादा मलबा आ गया था। इससे बहुत ज़्यादा जानमाल के नुकसान हुआ था। इसके बाद देखते हैं हालिया आपदा, ऋषिगंगा, थराली और देहरादून की जो आपदाएं थी। बात करते हैं भौगोलिक और वैज्ञानिक तथ्य क्या कहता है इस बारे में, आपदाओं के बारे में। तो मानसून का परिवर्तन भी इस बात में निर्भर करता है। जब मानसून की हवाएं पश्चिमी हिमालय से टकराकर उत्तराखंड में भारी बारिश होती है, तो पूर्वोत्तर में मेघालय और यहाँ बारिश होती है। ठीक है, सभी को पता है कब कैसे बारिश होती है। और ऐतिहासिक संदर्भ की बात करें तो कल्प केदार मंदिर जो थराली में स्थित है, 2025 में आपदा में दब गया था। ठीक है, ठीक है, ये आपदाएं दे रखी हैं, उन्होंने बता रखी हैं, तो इस पे अब क्या है डिस्कस करें ज़्यादा। इसके बाद देखते हैं वैज्ञानिक उपकरण क्या है वेधशाला में जो उपयोग होते हैं। तो पहला है रेन गेज, यानी कि वर्षा की मात्रा मापते हैं इससे। बैरोमीटर तापमान दबाव मापते हैं, वायुमंडलीय दबाव। एनोमीटर होता है हवा का जो गति मापता है। और विंड वेन होती है हवा की जो दिशा नापती है कि कितने कहाँ को चल रही है हवा। ये थे हम्म ये था उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं का चैप्टर। अब लास्ट आज का चैप्टर है 9वां, जो 38वीं राष्ट्रीय खेल जो उत्तराखंड में हुए थे उसका और खेल खिलाड़ी से संबंधित। तो 38वीं राष्ट्रीय खेल क्या हुए थे, उत्तराखंड में हुए थे। और यहाँ पे बात करेंगे तो 28 जनवरी से 14 फरवरी तक ये खेल हुए थे। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में किया था और समापन इसका गृह मंत्री ने अमित शाह जो है हल्द्वानी में किया था। बात करते हैं इसके बाद आयोजन इसका 8 जनपदों के 11 शहरों में हुआ था और 34 प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी। शुभंकर की बात करें तो मौली ये इसका शुभंकर था और राज्य पक्षी मोनाल से प्रेरित था। और जो कार्टून सा होता है ना, वो उसको शुभंकर बोलते हैं। बात करेंगे थीम की तो संकल्प से शिखर तक इसकी थीम थी। आ सकती है पेपर में, इंपोर्टेंट है दोनों चीज। विशेषता क्या है, पहली बार योग को और मलखंभ जो होता है ना, एक खंबा सा होता है उसमें चढ़ते हैं फिर ऐसे करतब दिखाते हैं, तो उसको क्या राष्ट्रीय खेल में शामिल किया गया था। तो ये तो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद बात करेंगे उत्तराखंड सरकार ने खेल सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे कि खेल विश्वविद्यालय की स्थापना करी है। हल्द्वानी में प्रस्तावित 2026 से ये स्टार्ट हो जाएगा, उम्मीद है। बात करेंगे पुरस्कार राशि, तो ये हमारे 2 करोड़, 1.5 करोड़ और कांस्य विजेता को 1 करोड़ की यहाँ पे पुरस्कार राशि दी जाएगी। नौकरी की बात करें तो पदक विजेताओं के लिए 6 विभागों में नौकरी की व्यवस्था भी की गई है। अकेडमी की बात करें तो देहरादून में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज और देहरादून में फुटबॉल अकादमी की स्थापना 2011 में की गई है। बात करेंगे प्रमुख खेल और खिलाड़ी की, तो फुटबॉल में 2011 में राज्य खेल घोषित किया था, 2011 इंपोर्टेंट है। और राम बहादुर छेत्री और रक्षा पवार जो महिला हैं ये प्रमुख खिलाड़ी हैं फुटबॉल के। बैडमिंटन की बात करें तो सभी को पता है लक्ष्य सेन और कुहू गर्ग, इन्होंने क्या है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रखी है। हॉकी की बात करें तो वंदना कटारिया जो टोक्यो ओलंपिक में हैट्रिक, और हरदयाल सिंह जो कि 1956 में ओलंपिक स्वर्ण के नाम से प्रमुख है। क्रिकेट की बात करें तो ऋषभ पंत, स्नेह राणा, एकता बिष्ट जैसे खिलाड़ी क्या है राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड जो कि है कहाँ पे 2019 में बनाई गई थी, बीसीसीआई से मान्यता मिली है इसको। तो ये थी आज की
उत्तराखंड विंसर ईयर की दूसरी क्लास। अब बात करेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।